नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि शरीर के किसी हिस्से में अगर कोई जरा सा भी कांटा चुभ जाए और चुभा रह जाए, शरीर के भीतर ही रह जाए, तो बहुत कष्ट देता है। आपका पूरा शरीर स्वस्थ है, ठीक से आप काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक छोटा सा कांटा आपको डिस्टर्ब करके रख देगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि हमने तय कर लिया है कि हम इस कांटे को निकाल करके रहेंगे। और उनका इशारा टेररिज्म की तरफ था। देखिए, हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम्स, जो 2047 का एक टारगेट रखा है प्रधानमंत्री ने कि विकसित राष्ट्रों की पांत में हम ले जाकर के भारत को खड़ा करेंगे, उसकी राह में बहुत बड़े रोड़े भी हैं और कांटे भी हैं। एक कांटे को निकालने का जिम्मा गृह मंत्री अमित शाह ने उठाया है। उन्होंने कहा है कि 30-31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को हम खत्म कर देंगे। और आप जानते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ कब से लड़ाई चल रही है और कितना बड़ा नुकसान हो चुका है। 5 अगस्त 2019 को जब राज्यसभा और लोकसभा में 370 और 35 से हटाने का कानून लाया गया था, तो अमित शाह ने कहा था कि अब तक 40,000 से अधिक लोग तो टेररिज्म की भेंट चढ़ चुके हैं। इनमें हमारे सुरक्षाकर्मी भी हैं, सेना के जवान और अधिकारी भी हैं, आम नागरिक भी हैं, टेररिस्ट भी हैं, हमारे पुलिस वाले भी हैं। पर्यटक, निर्दोष लोग उन्हीं में आ जाते हैं। लेकिन बहुत हद तक नियंत्रित करने के बावजूद ये अलग-अलग शक्ल में हमारे सामने आ रहा है। और अब तो बहुत डरावने रूप में ये प्रकट हुआ है, जिसको व्हाइट कॉलर टेररिज्म कहा जा रहा है। आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके सुपरिचित और खास, जिनको आप पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं, कर्नल अजय रैना साहब। तो उन्हीं से जरा समझने की कोशिश करते हैं। अजय जी, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। नमस्कार, बहुत स्वागत। नमस्कार ओमकार जी, आपके दर्शकों को भी धन्यवाद। अजय जी, जो कुछ ये हुआ है, शायद 9 नवंबर से ये चल रहा है। 9 नवंबर को ये घटना घटी थी, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं, आप जानते हैं, अब तो दर्शक भी जान चुके कि फरीदाबाद में 2 जगहों पर छापे पड़े थे और 2900 किलोग्राम विस्फोटक और कुछ दूसरे हथियार वगैरह बरामद हुए थे। कुछ गिरफ्तारियां हुई थी, एक सहारनपुर से, एक लखनऊ से, एक फरीदाबाद से। इनके सबके जो अलग-अलग शहरों में बैठे हुए थे, इन सबके आपस में तार जुड़े हुए थे। और पता चला बाद में कि पुलवामा में किसी शादी में ये सब इकट्ठा हुए थे किसी एक दोस्त के यहाँ, और वहां फिर इनका ये सब चला और फिर सीमा पार से इनके तार जुड़े और ये सब फिर सिलसिला आगे बढ़ चला। ये सब एक्चुअल में हमारे बीच में ही काम करने वाले लोग हैं, सारे के सारे डॉक्टर हैं। डॉक्टर की पहली जिम्मेदारी होती है अजय जी कि लोगों की जान बख्शी जाए, जान बचाई जाए। दूसरा भगवान भगवान के बाद दूसरा नंबर डॉक्टर्स का दिया जाता है। लेकिन ये कैसे डॉक्टर हैं जो लाखों लोगों की जान लेना चाहते थे? ओमकार जी, जब आपको एक जिहाद का कीड़ा काट जाता है ना, और ये सिर्फ जिहाद के लिए भी एप्लीकेबल नहीं, ये हर उस फंडामेंटलिस्ट अप्रोच का नतीजा है। आसान लफ्जों में कहा जाए तो आप अपना दिमाग किसी और के सुपुर्द कर सकते हो, दे देते हो, और वो एक रिमोट कंट्रोल से आपकी जिंदगी आगे चलाता है। जब तक ऐसे वाला इशू अनपढ़, गंवार, गरीब, पिछड़े हुए लोग जिनको जिंदगी में मौका नहीं मिला सो कॉल्ड, उन पर था तो समझ आती थी कि वो था जी, उसको ये हुआ, उसके घर में ये समस्या थी और उसने बंदूक उठा ली, वो तो समझ आती है। और इनफैक्ट नक्सलवाद का अगर आप
रीजन देखें जिसकी आपने जिक्र किया, तो वो बेसिकली इसी आइडियोलॉजी पे था। जमीन का विवाद, शोषण, व्हाटएवर, कुछ सच कुछ झूठ, व्हाटएवर। जब हम टेररिज्म के इसमें आए, नक्सलिज्म भी ऑफ कोर्स टेररिज्म था, लेकिन उसकी बड़ी पुरानी ये कहानी है। ये जो मॉडर्न कंटेम्प्रेरी टेररिज्म देखते हैं, तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो इस सदी की सबसे बड़ी जो घटना हुई, जब पिछले 25 साल में घटना हुई, वो सबसे बड़ी घटना हुई थी जब ट्विन टावर गिराए गए थे। ट्विन टावर गिराने वाले जो लोग थे, टेररिस्ट जिन्होंने जहाज उड़ाए, वो पढ़े लिखे थे, कोई इंजीनियर था, कोई बड़ी रिच फैमिली से था, ग्रेजुएट वेजुएट सारी थे, और उनके पीछे जो उनका मास्टरमाइंड था ओसामा बिन लादेन, जो कि अरबपति का बेटा था, जिसको पैसे की कोई कमी नहीं थी। तो उस दिन से एक ट्रेंड आना शुरू हुआ। देखिए, ये जो सो कॉल्ड सफेद पोश लोग जिसको कहते हैं, हमारे जनरल पांडे साहब ने ये एक टर्म यूज की थी कश्मीर में, जिसको इंग्लिश पत्रकारों ने फिर इसका अनुवाद किया व्हाइट कॉलर। हालांकि ये एज ए स्कॉलर पेपर अगर आप देखोगे तो अमेरिका में एक पेपर लिखा गया था, लेकिन हमारे यहाँ यूज नहीं होता था। अमेरिका से लिखा था बिकॉज उन्होंने देखा जब वो उनके साथ हुआ। तो अगर आप ये जो सफेद पोश जो लोग हैं, ये हमेशा रहे हैं। कोई भी टेररिस्ट सिस्टम बिना OGW जिसको कहते हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स के नहीं चलता, तो हम उसके भी यूज टू थे। लेकिन ये जो आपने पॉइंट आउट किया है, इस बार फर्क क्या हुआ है कि जो टेररिस्ट बने हैं वो खुद सफेद पोश की लाइफ जीते हैं। क्या होता है, जो दर्शकों को पता ही होगा, कश्मीर में जाएं, आप नॉर्थ ईस्ट में जाएं, नक्सल एरिया में जाएं, तो क्या होता है कि इन्होंने अपनी ना एक फौज खड़ी कर रखी होती है, जो फौज के कपड़े पहनती है शौक के मारे। बिकॉज काफी लोगों के लिए टेररिज्म का कोई जिहाद, कोई मिशन नहीं होता, उनको ग्लैमर खींचता है, यंग ब्लड को ग्लैमर, बंदूक का ग्लैमर। तो जैसे आर्मी वाले ड्रेसअप होते हैं, वैसे वाली आप देखेंगे वर्दियां पहन के घूमते हैं, पर आपको पता लग जाता है किसी के बाल लंबे हैं, किसी की दाढ़ी उगी हुई है, किसी के पैरों में शूज कुछ हो रहा है। तो ये जो ग्लैमर वाला जो पार्ट है, ये जर्नी टेररिज्म में देखा जाता है, जिसको आप ISIS का देखिए, आप LTT का देखिए, आप इनका हिजबुल मुजाहिदीन का देखिए, कश्मीर में लश्कर तैयबा का देखिए। जैसे जैसे प्रेशर पड़ता है और जैसे इवॉल्व होता है, तो फिर एक छोटी छोटी टुकड़ियों में बढ़ जाते हैं। ये शायद कपड़े ना पहने फौज वाले, ना ये पठानी सूट पहने जो बाहर से पहनते थे, नॉर्मल लोगों में घुल मिल जाते हैं, बट वो टेररिस्ट ही माने जाते हैं, बिकॉज लोग उनको टेररिस्ट की तरह जानते हैं। उनको जब भी मौका मिलता है वो हथियार भी पकड़ लेते हैं, गोली भी चला लेते हैं, हथियार छुपा लेते हैं। तो जिसे मौका प्रस्त टेररिस्ट आप कह सकते हो। और उसके ऊपर OGW होते हैं, जो कि हथियार को टच ही नहीं करते, लेकिन आपके मैसेजेस, आपके लॉजिस्टिक्स, आपकी विचारधारा को फैलाने में, जैसे जमात इस्लामी जो भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है, कश्मीर में अलग से जमात इस्लामी भी है। और फिर आते हैं नई जनरेशन वाले। अब नई जनरेशन भी, इसको कहना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होगा कि 2009 में ओमकार जी एक रेप हुआ था, रेप केस का एलिगेशन हुआ था कश्मीर में। इट वाज अ रेप एंड मर्डर एलिगेशन। तो वहाँ एक जगह शोपियान, तो शोपियान में एक भाभी और ननद दोनों अपने बगीचे में जा रही थी, और रास्ते में एक छोटा सा नाला था। अब उस नाले की हिस्ट्री ये थी कि काफी सारे लोग वहां पे पहले डूब चुके थे, बिकॉज वो देखने में बड़ा इनोसेंट सा नाला है। कब एकदम से पानी आ जाए, फ्लैश फ्लड जिसको आते हैं, पानी आता है और पानी पहाड़ों में जैसे होता है, उसके बाद पानी थोड़ी देर बाद पानी नॉर्मल नीचे आ जाता है, प्लस स्लिपरी होता है, देखने में वाइट पूरा साफ पानी, लेकिन जब पैर डालो तो तब समझ आते है कि पूरी कमर तक डूब गए, ऊपर से देखो तो लगता है कि शैलो है, उस टाइप का था। उसमें ननद भाभी की डेड बॉडीज मिली 2009 में। डेड बॉडीज मिली और हंगामा पड़ गया, शोर मच गया कि इनका फौज ने रेप किया है और मर्डर किया है। अब भाभी तो भाभी थी, तो मैरिड थी, ननद जो थी वो अनमैरिड थी। उसके बाद 42 दिन कश्मीर में किसी गाड़ी का टायर मूव नहीं कर सका। फोर्सेस ने भी अपनी मूवमेंट बंद कर दी, पूरी की पूरी कश्मीर वैली आग में घुस गई। क्यों? कि उनका जो पोस्टमार्टम किया गया, 2 पोस्टमार्टम हुए, पहले एक टीम ने किया, फिर दूसरी टीम ने किया। उन दोनों टीम ने डिक्लेयर किया कि इनका रेप और रेप के बाद मर्डर हुआ है। तो ये सुनने के बाद पूरी कश्मीर की, जैसे मैंने कहा, 42 दिन वहाँ कुछ नहीं हुआ। बाद में जब उसकी इंक्वायरी हुई, CBI को हैंड ओवर किया गया केस, और जब उनको उनकी डेड बॉडीज को दफना दिया गया था, उनको निकाला गया दोबारा कोर्ट के आदेश से, तो पता चला कि भाभी तो मैरिड थी, वो अपनी जो भी रिलेशनशिप हस्बैंड के साथ चलते थे। जो उनकी ननद थी जो कुंवारी थी, उसकी जो कुंवारी लड़की के जो निशान होते हैं वो वैसे के वैसे इंटैक्ट थे। और महिला डॉक्टर जिसने पोस्टमार्टम किया था वो खुद मैरिड थी। उसने जो रात को अपने हस्बैंड से रिलेशन बनाया, उसके बाद अपनी बॉडी से उसने वो फ्लूइड निकाले हस्बैंड के,
और डेड बॉडी के अंदर डाले और उसको सैंपल बना के सील करके रिपोर्ट कर दिया फोरेंसिक में कि इस लेडी के अंदर भी मेल के जीवाणु और व्हाट यू कॉल इट वो पाए गए। उसके बाद जब वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तीसरी, और वो तो वो कुंवारी ही है एक्चुअली, सब बकवास है। जब सैंपल मैच किया गया तो डॉक्टर ने खुद पकड़ी गई। उसके बाद वो 2 डॉक्टर, कुछ पुलिस वाले, 5 डॉक्टर और सस्पेंड हुए, डिसमिस हुए। तो वो मेरे ख्याल से एक वाइट टेररिज्म का भारत के अंदर कश्मीर के इस कॉन्टेक्स्ट में एक केस था जो उभर के सामने आया। उससे पहले भी छोटे मोटे जो जेके लेफ्ट जिसने सबसे ज्यादा कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया और शुरुआत की, उनका जो आइडियोलॉग था वो डॉक्टर गुरु था। आज कश्मीर में जाएंगे, शेर कश्मीर हॉस्पिटल जो है सौरा, वो उसको बनाने वाला, उसको चलाने वाला, उसको पूरा सेटअप करने वाला डॉक्टर गुरु था। तो जो आपकी बात है कि एक तरफ तो वो डॉक्टर हैं, जान बचाने का इनका काम है, दूसरी तरफ गुरु की जो पार्टी थी उसके नीचे उसके बच्चे थे, ये यासीन मलिक, जिसके ऊपर 4 एयरफोर्स ऑफिसर्स के मर्डर का एक पर्सनल का मर्डर का केस चल रहा है। तो ये हमेशा ऐसे वाले सांप सिर उठाते रहे, लेकिन आप उनको ये भी कह सकते थे कि वो एक था, एक डॉक्टर यहाँ थी, लेडी डॉक्टर, वहां गुरु था। यहाँ तो आपको पूरा एक गैंग दिख रहा है, 25 से 30 डॉक्टर्स इन्वॉल्व हो गए हैं। तो यस, ये जो हमारे इंटरनल डोमेस्टिक फ्रंट है, जिसको 0.5 कहते हैं हम लोग, 1 कहते हैं, उसका एक नया रूप बन के आया। ये हमें समझना चाहिए दर्शकों को कि ये जो टेररिज्म है ना, ये हमेशा इवॉल्व करता है, ऑपरेशन लेवल पे भी और स्ट्रेटेजिक लेवल पे भी। ऑपरेशन लेवल पे कैसे होता है कि आप एक तरीके से आप कहते हैं ओके मैं सड़क के ऊपर ये लगाते हैं, आईडी लगाते हैं, तो हम सड़क को ऐसे सर्च करेंगे, फिर हमारी कॉन्वॉय निकलेगी। अब ये बात बड़ी दूर तक जाएगी, किसी दिन से बात में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि कैसे हम एक एक्शन करते थे, वो कैसे दूसरा एक्शन करते थे, फिर हम उनको काबू करने के लिए तीसरा एक्शन करते थे, वो चौथा एक्शन करते थे, टेररिस्ट। तो ऑपरेशनल जो नीचे हो रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, उस पर तो वो चलती रहती है, वन अप मैन चलती है, कौन आगे निकलता है कॉन्टेक्चुअली, और जिसको सोच के इस आधार पे भी इसकी एवोल्यूशन होती है। तो ये जो, और मैं इसमें, मेरे को इसमें बोलने में कोई संकोच नहीं है कि इस कम्युनिटी को पहले सरकारों ने जानबूझ के दबा के रखा, वोट बैंक बना के रखा। इंदिरा गांधी जी का इतिहास देखें, जब वो इमरजेंसी से वापस आई थी तो उनको लग गया था भाई अब मेरे को सिक्योर वोट बैंक चाहिए, मेरे को भी दोबारा जेल नहीं जाना। तो उस टाइम उनकी एकदम से, उससे पहले वो बिल्कुल ही कट्टरवाद हिंदू थे, उसको आपको सब देखा है। तो ये जो उसके बाद अभी जो उनकी अपीजमेंट होती रही, एक हाथ में किताब, एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में ये करते 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 उनको इनेबल किया गया कि वो, इनको हर जगह रिजर्वेशन है, इनको IAS IPS में कोचिंग की मिल रही है। तो कुछ अच्छे इरादे से किया गया काम सरकारों द्वारा, क्योंकि जिस देश में अगर 25 करोड़ 30 करोड़ एक वर्ग के लोग हैं, हम उनको ऐसे नहीं कह सकते उठा के समुद्र में फेंकेंगे। तो सरकारों ने ये काम किया कि चलो उनको लेके चलते हैं साथ में, इनको शायद गरीबी से निकालें, शायद अनपढ़ता से निकालें, मौलवियों के इन्फ्लुएंस से निकालें। तो ये, पर नहीं, आई थिंक अभी एक सबक है हम सब के लिए, हम शहर सिटीजन्स के लिए ये सबक है कि हमारी अपनी आंखें खुली रहनी चाहिए। हमने किसको घर किराए पे दिया, हमारे पड़ोस में कौन रहता है, कौन सा इंसान है जो आपने कभी देखा नहीं और आपकी गलियों में घूमने लगा। ये तो हमारी बेसिक जिम्मेवारी है, आपकी मेरी, हर इंसान की, अगर आपने सुरक्षित रहना है। और हायर लेवल पे आई थिंक सरकार को अभी सोचना पड़ेगा कि ये जो खुली छूट दे रखी है, इतनी छूट की जम्मू एंड कश्मीर में हम 20% हिंदू रहते हैं और हमें माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं है, और ये माइनॉरिटी स्कॉलरशिप लेके ये लोग फ्री में बाहर पढ़ते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। तो ये जो, मैं ये नहीं कह रहा कि हर कश्मीर का हर मुसलमान टेररिस्ट है, लेकिन फैक्ट ये भी तो है ना कि जितने टेररिस्ट यहाँ निकल रहे हैं वो एक ही मस्जिद को बिलोंग करते हैं। तो आपने, तो फिर इसमें तो आप, अगर आप इसको आप आंख बंद कर लो और बोलो नहीं 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 सब सही है, सब सही नहीं है, सब बराबर नहीं है, संजय दीक्षित साहब की जो किताब है ऑल रिलीजन नॉट सेम, वो फैक्ट है, उसको मान के आई थिंक काम करने की जरूरत है। बट डेफिनेटली ये बहुत बड़ा खतरा है जो एक नए रूप में हमारे सामने आया। जी, लेकिन अजय जी, हमारे साथ ही कोई काम कर रहा है और अचानक पता लगता है कि ये तो टेररिस्ट है, ये कितना बड़ा खतरा है समाज के लिए और देश के लिए। और इस तरह तो जो अपने कोलीग हैं, जो आसपास काम कर रहे हैं, सबको आप शक की दृष्टि से देखने लगेंगे और किसी पर आप भरोसा कर ही नहीं पाएंगे जिंदगी में।
ओंकार जी, आप पिता हैं, आप दादा हैं, आप बताइए आपको आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? अपनी फैमिली की सेफ्टी? देश को छोड़ दो, देश तो हम साझा है, उसको जो भी हम सब प्यार करते हैं। या आपको अपनी ऐसे लोगों से मित्रता जिनके अभी जैसे आपने कहा कि अब शक का जो एक बबल आपके हमेशा दिमाग में घूमेगा। ये बहुत बड़ा एक शिफ्ट अभी आने वाला है कि अभी आप देखिएगा कि हम पहले मजाक करते थे, जो रिजर्वेशन एंटी रिजर्वेशन लोग हैं हमारी तरह, कहते हैं कि यार हम उस डॉक्टर को पास जाएंगे नहीं जिसने रिजर्वेशन। नेचुरली लोग डरते भी हैं कि पता नहीं 2 नंबर लेके वो 100 वाले कंपटीशन में डॉक्टर बन गया। अब तो क्लियर है कि कोई भी नॉन मुस्लिम 10 बार सोचेगा जाने से पहले किसी मुस्लिम डॉक्टर के पास। कोई भी, और आज देखिए अगर आप आगे पीछे देखिए तो हमारे काफ़ी सारे जो स्किल्ड सेमी स्किल्ड जो काम करने वाले प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ये ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी से हैं और उसमें से काफ़ी ज़्यादा यस, बांग्लादेशी भी है। तो अब क्या होगा? आपके डिलीवरी बॉयज़ जो हैं, ओला और उबर की टैक्सी हैं, जैसे नाम आएगा लोग नाम पढ़ेंगे और कैंसिल कर देंगे। उसके बाद जितना मर्जी सरकार कहे, सुप्रीम कोर्ट कहे, मैं कहता हूँ इन्हीं इन्हीं चीज़ों की गलती है कि ये स्टेज आई। अगर कानून को सही टाइम पे सही जगह इस्तेमाल किया होता, रात को 12 बजे अदालतें ना खोली होती, तो ये स्टेज ना आती। ओंकार जी, आज लोगों को बोला जाएगा कि देखो जी, आप गोरक्षकों को, आप लोगों को मार रहे हो। आपने जी ओला की बुकिंग कैंसिल कर दी होगी, उसमें मुस्लिम ड्राइवर आ रहा है। आपने जोमेटो का पैक लेने से मना कर दिया बिकॉज डिलीवरी वाला है। तो वो कहने को तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन को पूछे कि ये हो क्यों रहा है। ये जो सिचुएशन जो हम बैठ के डिस्कस कर रहे हैं आज, इसका रीज़न ये है कि सब कानून होने के बावजूद, सब धाराएं होने के बावजूद, हमने एक सोच रखी कि आपको हेलमेट पहन के जाना, दूसरा गोल टोपी पहन के उसको चलान नहीं करना। ये सच है, आप हम सब देखते हैं अपने आसपास रहते हुए। तो सरकार को, अदालतों को अभी समझना पड़ेगा कि अगर इस सिचुएशन को और आगे नहीं लेके जाने देना, वो मतभेद जो आप कह रहे हैं, वो दिल में गलत फहमी नहीं मैं कहूँगा इसको, दिल में ये डाउट बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। मुझे अपने परिवार की परवाह है, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। तो क्योंकि अगर हम वेद पढ़े हैं ओंकार जी, तो हमारे वेदों में ऐसे तत्वों को खत्म करने की सीधी सीधी सलाह दी गई है। जो भी इंसान सोसाइटी को, देश को नुकसान पहुंचाता है, उनके साथ आप किसी किस्म का रिश्ता नहीं रखना चाहते। लेकिन मेजर पॉइंट ये आता है कि ये हुआ कैसे, उसको स्टडी करने की ज़रूरत है। और अगर कोई हमारा भाई बहन अगर मना करता है किसी किराएदार को कि हम आपको अपना घर किराए पे नहीं दे सकते, तो वो तो उछलेंगे, कूदेंगे, पर मुझे उसमें कोई बुरा नहीं लगता। अपनी सेफ्टी सबको प्यारी है, इस एज सिंपल। जी। और हमने अभी भी देखा है अजय जी, जब ये कांवड़ यात्रा हो रही थी तब किस किस तरह के वीडियो आए थे। और जब उनको कहा गया कि भाई आप अपनी दुकान पर अपना क्यूआर कोड जो असली आपके नाम से है वो लगाइए और अपना नाम उस पर लिखिए, ताकि ये एक शिनाख्त रहे, जो भी खरीद रहा है उसको पता रहे कि ये रिलीजन से रिलेटेड है, ताकि उसको अगर कोई ऐतराज है, आप पर शक है क्योंकि आप खाने में थूक रहे हैं, मलमूत्र मिला रहे हैं, तमाम, वहां भी आप जिहाद ही कर रहे हैं। मतलब खाने तक में अगर आप जिहाद करने लगे हैं, तब तो आप बहिष्कार के सही पात्र हैं। फिर क्यों छाती पीटते हैं कि भाई मुसलमानों को अलग थलग किया जा रहा है, बड़ा खतरनाक हो रहा है। खतरनाक खेल वो खेल रहे हैं या सनातनी खेल रहे हैं? इसमें तो कोई शक ही नहीं ओंकार जी, दूसरी पार्टी खतरनाक गेम खेल रही है। और कानून जो लगाता है, जो हमारे को मुख्यमंत्री उस कानून को लगाते हैं, तो अदालतें उसके अंदर बीच में कूद पड़ती हैं। इसमें क्या खराबी है? आपको आपको झटका नहीं खाना है, हमको हलाल नहीं खाना है। हालांकि मैं तो वेजिटेरियन हूँ, पर हमारे देश में हलाल इकोनॉमी चलती है, बोर्ड बने हुए हैं, हलाल सर्टिफिकेशन की ठप्पे मारे जा रहे हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर। बिजनेसमैन, हम समझते हैं उनकी कंपल्शन है, जिन्होंने एक्सपोर्ट करना है उनको वेस्ट एशिया में उसके लिए ज़रूरत है। और ये सब कतर के ड्रामे हैं। तो माना ठीक है, हम नहीं कहते कि टाटा अपना स्टील वहां, तो उस जो स्टील का बंडल जा रहा है ना, वहां पे मारे ना ठप्पा। हमारी मार्केट में, भारत के अंदर, सो कॉल्ड सेकुलर ने, जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन इज बैंड लीगली, आप कैसे एक आटे के पैकेट के पीछे हलाल की स्टैंप मारते हैं, और कैसे सरकार उसको करने देती है? FSSAI हो रही है। तो प्रॉब्लम, आई थिंक, हार्ट टॉक का टाइम है। हम और आप जितना मर्जी कर लें, नहीं, इसको एक सिस्टमिक तरीके से इस प्रॉब्लम को टैकल करना पड़ेगा। और अगर आप टैकल नहीं करेंगे तो फिर वही होगा जैसे आपने कहा और अभी डिस्कस कर रहे हैं।
लैक ऑफ फेथ, लैक ऑफ ट्रस्ट, कोई किसी से पर भरोसा नहीं करेगा और फिर तो काम बदतर होता चला जाएगा। उधर भी एक स्टांस लेना शुरू कर दिया जाएगा लोगों के द्वारा, यहाँ पे लोग ये गेटोस में रहते हैं, तो ये सिचुएशन बिगड़ती जाएगी। सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड ला के और ये सारे हलाल वलाल सर्टिफिकेशन वाला साइड पे करके और बहुत सीवियर पनिशमेंट, जो फूड के अडल्ट्रेशन करे, उसमें जो थूके, उसमें जो गंद डाले, गंदे पानी से धोए, जो भी करे, बड़ा कुछ हम तो शो पे बोल नहीं सकते। अभी कठुआ में कांड होगा, आपने देखा होगा मिठाई की दुकान में क्या कर रहे थे वो। तो ये चीज़ें जब तक फूड एडल्ट्रेशन, और इसको आप मजहब से दूर रखें, कोई मतलब नहीं रेशन। आप कहो जी जिसने फूड को कंटेमिनेट किया उसको 14 साल, और किसी ने कुछ पॉइजन के साथ कंटेमिनेट किया सीधा फांसी। ऐसा कानून, अगर रेप के लिए एक फांसी का प्रोविजन कर सकते हो बिकॉज निर्भया कांड के बाद, तो ये तो उससे भी ज़्यादा घातक है। आज ये जो बंदा जो पॉइजन मिलाने के चक्कर में घूम रहा था गुजरात में, लाखों लोग मारे जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं, पकड़े जाओ। वही है ना, अगर कुत्ते को गोली मारो और उस 50 रुपये फाइन होता है, तो वेस्ट और हमारे में क्या फर्क है? हमारे में मतलब सनातन वाला हम नहीं, जो इंडिया बन गया, भारत नहीं, जो बीच में इंडिया बना, कि हमने लाइफ की वैल्यू नहीं रखी, चाहे इंसान की हो चाहे एनिमल की हो। जवान मरते रहे, वो ठीक है, निंदा करते हैं, गौर करते हैं। अब सरकारें आई जिन्होंने जवानों के मरने के बदले लेने शुरू किए, तो हम उनसे और उम्मीद करते हैं, और इन्हीं से ही हमें उम्मीद है, और किसी से उम्मीद है नहीं। तो प्लीज़ मेरी ये अपील है आपके इस माध्यम से, कानून को कानून की तरह सब पे लागू कीजिए। कानून हमारा सेकुलर बना दिया आपने, वो सीधा कहता है कि धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, कास्ट के नाम पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। हालांकि आप कर रहे हो, हमें पता है। 12 बजे अदालतें नहीं खुलती हैं, क्यों खुलेंगी किसी के लिए? तो ये सरकार बड़े कदम ना उठाए तो फिर क्या होगा, ये हम लोग अपने हाथों में ले लेंगे। जो गोरक्षकों के ऊपर अब जो लग रहा है इल्ज़ाम, किसने सोचा कि क्यों जवान लड़के रात की नींदें खराब कर रहे हैं, जबकि उनके साथ वाले जो है वो बैठ के रीलें कर रहे हैं और चैट कर रहे हैं लड़कियों के साथ। इनको क्या पड़ी है अपनी जान जोखिम में डाल के हाईवे के ऊपर रात को गाड़ियों के पीछे घूमने की? उनको मजबूर किया है बिकॉज उनको अभी ट्रस्ट नहीं बचा। तो बात गौ रक्षा और उसकी नहीं है, बात यह है कि अगर देश है उसमें एक संविधान है जिसकी आप कसम खाते हो कि हम कोई भी चीज़ जो है वो संविधान के दायरे से बाहर नहीं करते, तो वो सबके लिए लागू सेम है। आप कंसेशन नहीं कर सकते कि चलता है ठीक है, किसी ने मंदिर बना दिया मस्जिद के ऊपर, मंदिर के मस्जिद बने रहना दो, सर्वे क्या कराना, सामने दिखता है क्या है। तो कुछ स्टेप्स हैं जो लेनी पड़ेंगी। अगर किसी ने किसी मस्जिद के ऊपर मंदिर बनाया तो मैं ये भी कहता हूँ कि ठीक है, उनको भी दे दो वापस, अगर ऐसा कोई प्रूफ ऐसा है नहीं। हमने कभी ऐसा काम ही नहीं किया। तो ये एक थ्रेट है, इसकी आंख बंद करके हम नहीं आगे चल सकते, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जी। और ये कितना खतरनाक है कि आपके गौरी शंकर मंदिर के पास में कार में ब्लास्ट होता है, 12-13 लोग मर जाते हैं, आस पड़ोस में कई दूसरे व्हीकल भी जल जाते हैं, राख हो जाते हैं। बिल्कुल लाल किले के सामने ये घटना हो रही है, और अस्पताल में देखने के लिए या तो देश का गृह मंत्री जाता है, या दिल्ली की मुख्यमंत्री जाती है, या भूटान से लौट करके प्रधानमंत्री जाते हैं। विपक्षी पार्टियों का कोई नेता उनको घायलों को देखने भी नहीं जाता है। ये कितनी खतरनाक है चुप्पी विपक्ष की। आखिर टेररिज्म होता है, और अगर वो टेररिस्ट मुसलमान है तो आप घायलों को देखने के लिए अस्पताल भी नहीं जाएंगे, आपकी जवान को लकवा मार जाएगा। यही चीज हमारे वोटर्स ने आई थिंक बिहार में समझी और ऐसी चपेट मारी है इनके मुंह के ऊपर। क्योंकि अगर मैं इसको थोड़े सेकुलर एंगल से देखूं तो उस जख्मी में मुसलमान भी थे। तो इनका कोई दीन धर्म नहीं है। हमारी जो अपोजिशन है ये ना हिंदुओं के सगे हैं ना मुसलमानों के सगे हैं, ये सगे हैं हमें आपस में लड़ाने के लिए। और जब हिंदू वोट बैंक ज्यादा दिखता है तो उसको तोड़ने में लगे हुए हैं, तू ब्राह्मण है, तू राजपूत है, तू ये है, तू वो है। आप देखिए ओमकार जी, ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद जो लाइन आईएसआई पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल ने पकड़ी, वही लैंग्वेज कई बार तो फुल स्टॉप कामा भी चेंज किए बिना यहाँ के लीडर्स ने ट्वीट की है अपने नाम से। चाहे वो राफेल के ऊपर उठाने वाले सवाल हों, चाहे अभी जो ब्लास्ट हुआ कहा ये तो बिहार इलेक्शन से जुड़ा हुआ है, और अभी ये इनकी जो कारस्तानियां हैं, वही मैं कहता हूँ ओमकार जी, आप अपने देश के खिलाफ एक ट्वीट पे जहाँ एक टीवी डिबेट में बैठ के जहाँ एक कॉलम नहीं लिख सकते, कौन देश लिखने देता है? अरब कंट्रीज में वक्फ बोर्ड है ही नहीं, ट्रिपल तलाक बैंड है। दुनिया भर का जो इनका
गलत काम है ना इनके, जो मजहब के सो कॉल्ड शरिया के, वो सारे भारत में होते हैं, बाहर नहीं होते, बाहर कोई करने नहीं देता। तो हमें क्लियर लेना पड़ेगा। बाकी रही बात अपोजिशन की, दुनिया देख रही है, तो मुसलमानों ने भी देखा ना कि जब उनके भी तो घायल पड़े हुए थे। आई थिंक जो मृत्यु हैं उसमें भी एक दो होंगे शायद, एवरेज के हिसाब से, जब गली में तो सारे चलते हैं, तो है खतरनाक है। और अभी भी सरकार को क्लू और चाहिए, तो आई डोंट नो क्या क्लू चाहिए। अब देखिए ये जो ब्लास्ट हुआ कल परसों नौगांव में, उसमें सारे मुस्लिम मारे गए। ये वो मुस्लिम थे जो देश के लिए काम कर रहे थे। हम सनातन में सब कुछ देखने बर्दाश्त करने के बाद भी हमें ये सोच है कि कौन ठीक है, कौन कलाम आजाद है और कौन कसाब है। उधर क्या है कि सारे काफिर हैं, सिंपल, ये फर्क है। चलो माना ये फर्क है, तो इनकी जो सीधा करने की जो कार्रवाई है, क्योंकि अगर अगर हमारे रामनवमी के उसमें पत्थराव हो रहे हैं, आपने कंवरिया यात्रा की बात की, उसमें जो जो हो रहा है, तो सरकार को सख्त होना पड़ेगा। ऊपर से एक मैसेज आएगा, क्योंकि एक ये बुली जो लोग होते हैं ना, जो स्ट्रीट पावर में दिखाते हैं, इनका एक ही इलाज है ओमकार जी, इनको उन्हीं की लैंग्वेज में जवाब देना पड़ता है। उनको आपने देखा, योगी जी की पुलिस जब डंडा लगाती है, हजारों के सैकड़ों में भाग रहे होते हैं कुत्तों की तरह। अब उसको जवाब कौन दे? दो ही एजेंसीज हैं, जहाँ आप और हम दें, जिसका मतलब है कि सिविल वार हो जाए, गली गली में खून खराबा शुरू हो जाए। दूसरा, सरकार अपने संविधान के अंदर जो स्टेप्स हैं पकड़े, उठाए और सही कार्रवाई करे। जो दूसरा ऑप्शन है, आई थिंक देश के लिए बेहतर है, क्योंकि हमारा देश है, हम नहीं चाहते यहाँ सिविल वॉर्स हो और खून खराबा हो। और लोगों को वो जो बाकी है ना बातें, धर्म वापसी, ये वो, मैं उन चीज़ों में कहाँ, मेरा वो मतलब डोमेन से बाहर है। मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, जो किताब में लिखा है, हमारी किताब में लिखा है। अगर उनकी किताब में इतनी बड़ी होगी तो हमारी भी संविधान है ना, तो ये काम करना चाहिए। खतरनाक है, नहीं काबू करेंगे तो खतरा बढ़ता जाएगा। आज बिहार में हम उभर आए, कल और कोई छोटा मसला पैदा हो जाएगा। जैन जी को हर कोई टारगेट कर रहा है, और जैन जी बेचारे बच्चे हमारे पढ़ते पढ़ते तो है नहीं, उनको ये दो चार मीम्स दिख जाए, दो चार वीडियो दिख जाए, मानना शुरू कर देते हैं। तो बिल्कुल ये आपका जो पॉइंट है, ये सरकार को सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि ऐसे चढ़ने दोगे तो बहुत खतरा है कि चलता है वो नहीं, दैट विल नॉट वर्क। और हर घटना का तार सीधे पाकिस्तान से जुड़ता है। आपने ट्विन टावर की बात की, या ये अभी व्हाइट कॉलर टेररिस्ट की बात है। इनके भी हैंडलर सीमा पार बैठे हुए थे, बताते हैं 2-3 बार तो वीडियो कॉल हुई है, और उसने इसको अप्रिसिएट किया था मुजम्मिल को, कि बड़ा नेक काम सौंपा है अल्लाह ने हमें, और आपने इसमें सहयोग किया है, समय आने पर हम इसको सामान को उठवा लेंगे। सब तार सीधे पाकिस्तान से जुड़ते हैं अजय जी। पाकिस्तान की तो मुझे चिंता नहीं है ओमकार जी, ये आज है कल नहीं कल हो ना हो, किसने देखा, उनको हम निपट लेंगे उनको हम निपट लेंगे। बट ये जो तारे जुड़ने वाला जो पॉइंट है, कल को पाकिस्तान नहीं होगा तो कतर होगा, कतर नहीं होगा तो सऊदी होंगे, हो सकता है चाइना हो जाए। तो बहुत जल्दी जरूरी है कि हम अपना सोशल मीडिया का सिस्टम खड़ा करें चाइना की तरह, अपना व्हाट्सएप की ऑल्टरनेट निकालें, अपना मेल निकालें, और अपनी फायरवॉल के अंदर देश को बचा के रखें। क्योंकि ये पाकिस्तान खत्म जो कि होना ही होना है, वो एंड ऑफ स्टोरी नहीं है ना। आपके दुश्मन तो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, जो आपको जफियां डाल रहे हैं ऊपर से, उन पे भी आप भरोसा नहीं कर सकते, शायद रशिया को छोड़ के, कुछ हद तक इसराइल को छोड़ के। तो मैं आपको लिस्ट ही बता देता हूँ। इधर पाकिस्तान है, खत्म करोगे, चाइना है, अपना बांग्लादेश है, उसको खत्म करोगे, फिर कतर है, सऊदीज है, टर्की है, अजरबैजान है, यूके की पूरी, कौन सा देश की कहाँ में उनके हिंदू फोबिया कब शुरू हो जाए पता नहीं। अमेरिका आप ट्रस्ट कर नहीं सकते। तो मे बी एक अभी ये आ गई है स्टेज कि अब हमें अपनी फायरवॉल्स खड़ी करनी पड़ेंगी, और जो हमारे देश के अंदर बैठ के वीपीएन यूज करके जो जंप कर रहा है दीवार को, वो पकड़ा जाता है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। वो गोल्डन डोम जो डोम हम बना रहे हैं, वो तो बने, लेकिन उससे भी वो डोम बचाता है हमारी स्ट्रेटेजिक एसेट्स को, जो मोदी साहब ने अनाउंस किया। हमारी नॉर्मल जनता के दिमाग को ठीक रखने के लिए अब भारत को अपने आप को आइसोलेट करना पड़ेगा। अदरवाइज आप देखिए चाइना कैसे इंटरफेयर करता है यूएसए में, वहां उनके पुलिस स्टेशन हैं अपने, और अमेरिका की औकात नहीं है कि चाइना को कुछ कर जाए बियॉन्ड अ पॉइंट। टेक्नोलॉजी की जब बात आती है तो कुछ नहीं कर सकते, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, तो कहते हैं अच्छा टिकटॉक हमें भेज दो, ये बात करते हैं ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा अपना अच्छा पहलू कराया। पाकिस्तान रहेगा कल नहीं रहेगा उसका किसी गारंटी नहीं है, लेकिन दुश्मन बहुत है, और हमें अपनी
टेक्निकली हमें अपने आप को सिक्योर करना, आइसोलेट करना पड़ेगा दुनिया से, जनता को। और अजय जी, ये जो आसिम मुनीर सब कुछ अपने हाथ में लेने के लिए आतुर है, 27th संशोधन करवाया है पार्लियामेंट से, जो इनके न्यूक्लियर एसेट्स हैं, अब उसकी चाबी भी खुद लेकर के बैठेगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के सिर पर एक और मैकेनिज्म बना दिया गया है कि अब जो संवैधानिक मामले हैं वो सुनवाई करेगा, सबको उसकी माननी पड़ेगी। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेप, कुल मिलाकर के 40 आर्टिकल्स में संशोधन कराए हैं आसिम मुनीर ने। अच्छी बात है ना, जब ठुकेगा मरियम बंकर के अंदर, ऊपर गिरेगी ब्रह्मोस, तो सारे डिपार्टमेंट ही खत्म हो जाएंगे उसके साथ। फिर पाकिस्तान ढूंढेंगे चाबी किसके पास है न्यूक्लियर की। देखिए, ये काम मुशर्रफ ने भी किया था, और ये क्यों करते हैं ये? मुशर्रफ ने अपने टाइम पे एक ऑर्डिनेंस पास किया था कि रिटायरमेंट के बाद मेरे पे कोई एक्शन ना ले। उसने कहा था कि प्रेसिडेंट के बाद प्रेसिडेंट को अब ट्रायल पे नहीं डाल सकते। इसी तरीके इसको पता है कि ये अगर बच गया इस युद्ध में, तो इसने यहाँ से इसको टाइम चाहिए। एक टाइम आएगा, अगर हम रिएक्ट नहीं करते, कुछ नहीं होगा, तो एक टाइम आएगा जो यहाँ से अपनी प्रॉपर्टी समेट के यहाँ से निकल जाएगा। इसके आपको पता है इसके बीवी बच्चे अमेरिका में हैं। तो एक जो गैप, आपको टाइम चाहिए होता ना, ये ना कि आप गद्दी से उतरें और अगले दिन आपको पकड़ के पुलिस अंदर डाल दे। तो इन्होंने ये सारे कि अब क्या होगा, एक्स चीफ को या एक्स डिक्टेटर को ट्राई करने के लिए अभी सरकार के पास पावर ही नहीं बची। अगर उन्होंने इसको उल्टा करना है इसके जाने के बाद, तो उसको पार्लियामेंट में कन्वीन करना पड़ेगा, 2-3 मेजॉरिटी करनी पड़ेगी, फिर वहां से निकलेगा। तब तक ये भाई साहब तो उड़ जाएंगे। तो अदरवाइज जो प्रैक्टिकली देखा जाए, एक आदमी जो हर चीज अपने काबू में कर ले, तो उसको जब टारगेट करेगा हमारा देश, तो पाकिस्तान में उतना ही क्योस मचेगा। अच्छा तो ये होता है कि आप जैसे हेड ऑफ फैमिली हैं, जैसे आप हैं, आपके बच्चे हैं, आपने उनको सबको अपना अपनी जिम्मेवारी बांट दी, आप ओवर साइड रखते हो कि ठीक है यार, ठीक है। अगर आप बोलो कि आपके लॉकर की कुंजी भी आपके पास, बैंक के लॉकर की चाबी भी आपके पास, सारे अकाउंट्स के पासवर्ड आपके पास, और घर वाले ऐसे चलते रहें जो आप बोलो, तो जिस दिन आप टपक गए, आप मतलब जो भी बैठा हेड ऑफ फैमिली, तो बाकी तो लोगों को ये समझ नहीं आती, नहीं इन लोगों ने कहते हैं हमारे पिताजी चले गए, हमें ये नहीं पता कि उनको किन किन लोगों ने पैसे देने थे। तो सही ये है। वो वाली सिचुएशन है। तो ये अपने लिए खराबी कर रहा है, अपने आने वाले जो बचे कुचे पाकिस्तानी। मेरा पेट वो खेलने के जी। मूड में। जी। दूसरे, अब लोगों के दिमाग में ये भी बात आ रही है कि भाई, ऑपरेशन सिंदूर आपने किया, पहलगाम की घटना के बाद जी। पाकिस्तान को सबक सिखाया। ये अलग बात है कि वो उसकी दुम सीधी होने वाली है नहीं, उसकी अकड़ वैसी की वैसी ही है। तब घुटनों पर आ गया और उसके बाद कहना शुरू कर दिया कि युद्ध तो हम ही जीते हैं, हमने तो इतने राफेल गिरा दिए, हमने तो ये कर दिया, हमने तो वो कर दिया। इस घटना के बाद क्या उस तरह की या और किसी तरह की सबक सिखाने वाली कार्रवाई भारत की तरफ से होगी? अगर होगी तो कब तक? कब तक कहना मुश्किल है, क्योंकि अगर आप और हम गेस कर लें तो नेचुरली पाकिस्तानी भी गेस कर लेंगे, और हमारी सरकार का और फौज का ये बड़ा डेलिब्रेट डिसीजन है कि हम अपनी मर्जी से अपने टाइम पे मारेंगे। प्रैक्टिकली देखा जाए तो अगर उन्होंने 6 दिसंबर को हमें हमारे 50,000 लोग मारने का प्लान किया हुआ था, तो फिर उनको 6 को ठोकना चाहिए, बिकॉज उस दिन पुतिन साहब वापस जा रहे होंगे, क्योंकि पुतिन साहब के यहाँ होते हुए शायद, क्योंकि हालांकि हम सब चाहते हैं कि ये लड़ाई जो अगला संदूर शुरू होते 4 घंटे में पाकिस्तान का काम तो हम हो सकता है अगर हम चाहें, मगर अगर उतनी डिस्ट्रक्शन नहीं होती और बाकी वाले प्लेयर उसमें कूद पड़ते हैं, तो हो सकता है कि ये ड्रैग हो जाए, लंबा खिंचाए। तो अभी सरकार के ऊपर है। इतना मुझे पता है कि जिस दिन कोई उम्मीद नहीं करेगा ना, जिस दिन आप भी सो रहे होंगे और हम भी सो रहे होंगे, उस पिछले ऑपरेशन सिंदूर में, उस दिन मैं फोन 10 बजे साइलेंट पे करता हूँ। उस दिन मैंने फोन स्विच ऑफ किया हुआ था रात को, और संजय दीक्षित जी फोन कर रहे हो, वो तो ऑस्ट्रेलिया में थे, और आदि का भी फोन पता नहीं कहाँ था। तो ये होगा उसी दिन जिसे हम उम्मीद नहीं करेंगे, और ऐसे ही होना चाहिए, हमें सब्र रखना चाहिए। एक देश की लंबी जर्नी में 2-4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 2 महीने कुछ नहीं होते, इनको उसी टाइम पे अभी देखिए ना, आप ये भी देखें कि अगर आप सब मानते हैं कि इस बार जो फेज होगी वो कंक्लूसिव होनी चाहिए, उसके बाद ये ना हो कि फिर कुछ निकल के आ जाए। तो अब आपके पास GHQ कौन सा हेडक्वार्टर कहाँ है हम सब पता है, उनके बंदे कहाँ हैं,
बिकॉज उनको भी पता है। तो आज जो सिचुएशन होती है जो टेररिस्ट कश्मीर में करते हैं कि हर 24 घंटे के बाद लोग ठिकाना बदलते हैं। आज यहाँ पे रहेंगे, कल वहाँ से 10 किलोमीटर कहीं और चले जाएंगे, फिर वहाँ से कुछ और निकल जाएंगे, और वहाँ के टेररिस्ट जो हैं उनको स्टेट की प्रोटेक्शन। सेम चीज़ उनके जनरल्स के साथ है। इसराइल ने ईरान के जनरल्स को घर में सोते हुए साइंटिस्ट और जनरल्स को मारा, तो उनको पता कि हम भी यही करेंगे। तो नेचुरली वो भी एक जगह नहीं है। तो बिल्डिंग उड़ाने से एक अच्छा ऑप्टिक्स दिखता है, लेकिन जो बंदे हैं जिनके दिमाग में वो कीड़े हैं उनको मारना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस, अपडेटेड इंटेलिजेंस, और ऐसा कोई जब वो बनेगा संयोग कि जब आपके अगर 10 टारगेट इंसानों को, जैसे मुनीर है ऑफ कोर्स टारगेट पे है, 10 आपने टारगेट सेलेक्ट किए कि 10 के 10 ठोकने हैं, उसमें से अगर 8 या 9 की एकदम से आपके पास कंकरेंट इंट आ जाती है कि आज फलाना यहाँ 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 है, एक जगह नहीं, अपनी अपनी जगह, तो आई थिंक वी विल गो अहेड। अदरवाइज 2 बंदे मारने फिर 8 को ढूंढना, वो जैसे इजराइल करता है। हमास में क्या कर रहा है, वो गाजा में क्या कर रहा है, वो कुछ को मारता है फिर ढूंढता है, मारते ढूंढते ढूंढते, तो वो फिर लंबा सालों साल कॉन्फ्लिक्ट चलता है जो हमारी इकोनॉमी को डीरेट कर रहा है, जो चीज यूएसए चाहता है कि हम ऐसे लड़े। तो बिल्कुल। भारत फिर हर एंगल से देख रहा है कि लड़ाई हम अपनी शर्तों पे करें, अपने टाइम पे करें, और शॉर्टेस्ट पॉसिबल करें। तो कहना मुश्किल वैसे है। 6-7 मई की रात में जी मैं जा रहा था और आप सुबह जब 4 बजे हाँ जी, हाँ जी, घूमने के लिए निकले जी तो वॉक के टाइम फोन आया था। आप जो है लाइव देख रहे थे हाँ, कि मैंने अरे आपका प्रोग्राम देखा, मैंने सुबह आपका जब चैनल लगाया और किसी को कुछ कुछ पता नहीं था, तो फिर उसके बाद बात भी हुई थी मेरी, आई थिंक हम दोनों की आपस में, हाँ मैं वॉक पे सुना था। जी जी, हाँ। बहुत बहुत तो कहना धन्यवाद अजय जी जुड़ने के लिए। बहुत जी, बहुत धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण अपडेट दिए हैं। थैंक थैंक यू सो मच। और दर्शकों से भी ये निवेदन है कि आपको अगर ये चर्चा अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें और इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, शेयर करें। चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाएं। बेल आइकॉन में भी ऑल वाला बटन दबाएं ताकि आगे जो भी प्रोग्राम आए उसका नोटिफिकेशन आप तक समय से जरूर पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, और अजय जी आपका थैंक यू सो जी, मच। जय हिंद, नमस्ते। जय भारत, नमस्कार। जय हिंद।